नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक पर्सन के लिए, समझो एक शासकीय या निम शासकीय यहाँ पे सैलरी जो एम्प्लॉयज होगा, या फिर आप यहाँ पे नौकरी करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी से आज नियोजन के बारे में बताएंगे, जिसके लिए लगभग आपको बताने की कोशिश करेंगे हम कि यहाँ पे हम समझते हैं कि लगभग 20,000 सैलरी हमारे देश में लगभग 28% लोगों को यहाँ पे मिलती है, या फिर उनके ऊपर ये 20,000 रुपए से प्लस या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा पर काम अभी कर रहते हैं या फिर किया जाता है। तो हम यहाँ पे सैलरी के बारे में बात करेंगे। जैसे समझो 20,000 मेरी सैलरी है, तो इसमें मुझे क्या करने का है, घर मकान भी खरीद लेने का है, मुझे बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, बच्चों की शादी भी बहुत अच्छे से करनी है। तो इसका हम यहाँ पे किस तरीके से नियोजन कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसका कुछ आर्थिक नियोजन या फिर मनी मैनेजमेंट, इस तरीके से हमने आज के वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आप अंत में आप देख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ यहाँ पे अलग अलग तरीके से कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे एक मासिक बजट के हम एक यहाँ पे आपको एक टेबल बताएंगे जो अंत में होगा। उसका फॉर्मूला उसके 50 लगभग यहाँ पे 30 और 20 के ऊपर रहेगा। इस तरीके से हम फॉर्मूले के ऊपर हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसके पहले हम यहाँ पे घर के मामले में किस तरीके से आपको नियोजन करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए किस तरीके से आपको नियोजन करने का है, बच्चों की शादी के लिए किस तरीके से आपको फंड जुटाने के है, पैसा आपको जुटाने का है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे। तो लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग हमारे देश में लगभग 28 से लेके 35 के बीच में लगभग ये यहाँ पे सैलरी ज्यादातर लोग यहाँ पे लेते हैं। और उनके लोग ज्यादातर यहाँ पे जो सबसे तकलीफ यही होती है कि उनका आर्थिक नियोजन नहीं रहता, क्योंकि ये मिडिल क्लास के नीचे या मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। उनके बारे में उनको इतना यहाँ पे नियोजन के बारे में, सिस्टमेटिक नियोजन के बारे में पता नहीं होता, और कुछ कुछ गलत कदम उठाते हैं, और उस कदम से आप उनकी बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक प्रयास करेंगे कि उनको किस तरीके से निवेशन करने का है। तो हम यहाँ पे 15 साल को यहाँ पे आगे की सोच 15 साल को रखने के सोच के ऊपर इस तरीके से हमने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बताया यहाँ है कि घर खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यानी कि घर खरीदने के लिए आपको लगभग आपका जो वेतन है, समझो 20,000 रुपए है, उसमें से आपको लगभग 55 से 60 गुना, मतलब कि आपको यहाँ पे लगभग 7 से 12 गुना 12 लाख के होम लोन ले सकते हैं बैंक से, या फिर किसी निर्भर रह सकते हैं। यानी कि उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। लोन लेने के बाद आप इसमें से कुछ SIP आपको मिल जाएगी। इसका डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं। समझो घर लेने के आपको बचत के लिए आपको यहाँ पे इसमें SIP का भी आप इसमें एक चरण जमा कर सकते हैं, जिसमें से आपको 30-4 लाख रुपए तक का निवेश आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से हो सकता है। और आपको यहाँ पे आपकी EMI समझो लगभग 5 से लेकर 8,000 के बीच में रहेगी। इसमें से आपको ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। इसके अन्य खर्चों को आपको यहाँ से अलग से यहाँ पे नियोजन करना पड़ेगा, वो हम आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से, और आपको जब लेना है, जैसे कि लोन लेना है, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट स्कोर भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये कुछ यहाँ पे बताने की हमने कोशिश की है कि लगभग आपको घर खरीदने के लिए आपका होम लोन 7 से 12 लाख का होम लोन आप ले सकते हैं। इसमें से आप जो भी आपका 20,000 रुपए का वेतन मिलता है, उसमें से लगभग 55 से 60 गुना, मतलब कि आप यहाँ पे इतना लोन ले सकते हैं। इसमें से आपको SIP से भी आप इसमें मैनेज हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका घर लोन के लिए। तो चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हम अभी हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे बच्चों की शिक्षा और युवाओं के नियोजन बनाएंगे हम। यहाँ पे शिक्षक के लिए आपको यहाँ पे हमने कहा था कि आपको 15 साल से लगभग हम यहाँ पे रख के सोच रहे हैं 10 से 15 वर्ष के लिए आपको एक SIP बना सकते हैं, PPF बना सकते हैं, इसमें जमा कर सकते हैं। प्रति महीना आप 500 से लेकर 1,000 रुपए तक का इसमें निवेश कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ से स्कूल से लेके आपको यहाँ पे लगभग आपको ग्रेजुएट होने तक आपको लगभग खर्च आ सकता है 10 से 25 लाख के औसत, या एकदम ज्यादा हो सकता है कि इसमें आपका खर्च आ सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे
कुछ निवेश करना पड़ेगा, इसका आप देख सकते हैं। और शादी के लिए आपको यहाँ पे लगभग एक आपको फिक्स, जैसे कि SIP कर सकते हैं, गोल्ड FD कर सकते हैं, जो कि आपको एक अलग फंड आपको यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, जो कि आपका यहाँ पे 2 से लेके 1 से 1000 रुपए से लेके 2000 रुपये प्रति महीना आपको यहाँ पे लगने वाला है। और शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए खर्च लगभग आपको यहाँ 10 से 30 लाख रुपए तक जा सकता है। यानी कि बच्चों की शादी के लिए आपको यहाँ पे 30 लाख रुपए, 10 से 30 लाख रुपए तक जा सकता है। इसमें आपको धीमी और स्थिर बचत की आवश्यकता होगी। यानी कि धीमी धीमी यानी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए, और स्थिर यानी कि अच्छे, जैसे कि गोल्ड हो गया, आपका FD हो गया, और कुछ आप SIP कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि आप इसमें धीमी हो सकती है, धीमी है लेकिन स्थिर है, जैसा कुछ अलग तरीके से नहीं है कि यार मुझे मेरे पैसे डूब गए, इस तरीके से कुछ नहीं है। ये इस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से आपको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, एक अच्छा सा आपको नियोजन यहाँ पे करना पड़ेगा इस फंड में। तो मैं आपको पूरा टेबल, पूरा फॉर्मूला मैं बताया था पहले शुरुआत में, तो उस फॉर्मूले का आपको अंत में एक टेबल बना के दूंगा, जिस तरीके से आप अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस तरीके से आप शादी बच्चों के लिए और शिक्षा के लिए भी इस तरीके से अगर आपने नियोजन किया तो आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर चलता है। हो सकता है कि आपका इसमें अच्छा होगा। तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि आपातकालीन निधि, यानी कि आप ऐसा है, सब कुछ हमारे प्लानिंग के हिसाब से तो नहीं होता, कुछ आपातकालीन निधि भी आपको रखना पड़ेगा। उसका आप लगभग 3000 से 5000 प्रति महीना अलग से आप रख सकते हैं, जिसमें आपको बीमा या स्वास्थ्य बीमा के लिए, यानी हेल्थ इंश्योरेंस भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको 3 से 6 महीने के खर्च के लिए आपको एक आपातकालीन जो रहता है निधि, वो लगभग आपको 6 महीने, यानी कि 3 से 6 महीने तक आपके पास उतना निधि होना चाहिए कि या फिर आप उसमें कवर कर सकते। इसके लिए भी आपको कुछ महीनों में आपको पैसे जुटाने पड़ेंगे, नहीं क्या, वो भी आपके लिए रहने वाला है। समझो, अगर प्रति वर्ष वेतन के कम से कम आप लगभग 5%, यानी कि लगभग 4 से 1000 प्रति महीना टर्म प्लान भी ले सकते हैं खर्च के लिए। यानी कि आपके शुरुआत में आपका प्रीमियम कम होना चाहिए, फिर आप कवरेज इसमें यहाँ पे जा सकते हैं और जिस सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसके लिए ये भी एक आपातकालीन आपको यहाँ पे नियोजन करना पड़ेगा, जिसमें से आपको कुछ यहाँ पे लगभग 1000 से 400 से 1000 रुपए तक के बीच में आपको यहाँ पे एक प्लान लेना पड़ेगा। छोटी छोटी बचत को कर सकते हैं आप, यानी कि छोटी छोटी बचत भी आप इसमें से कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको कुछ अलग अलग तरीके से, कुछ वित्तीय जैसे कि जांच के लिए, निवेश के लिए, शिक्षण के लिए आप यहाँ पे कुछ आवश्यक खर्च से बचे, जैसे कि आप कुछ अलग खर्च नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप अच्छे से लक्षणीय वित्तीय आपको करना पड़ेगा। एक और सीधा और टिकाऊ निवेश का पर्याय समझो, आप SIP कर सकते हैं, FD कर सकते हैं, नियोजन का निवेश कर सकते हैं। ऐसे आपको चुनिए दीर्घकालीन जो स्थिर रिटर्न देने वाले हैं उसमें छोड़े। आपको स्कूल यहाँ पे शादी या फिर किसी और कर्जे के लिए आप लगातार छोटे छोटे रकम बचा कर रखे, यानी कि छोटे छोटे आपको रकम बचाने की आवश्यकता होगी। तो आगे चलते हैं और आपको यहाँ पे इसमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमने इस तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि एक आपने यहाँ पे नमूना तैयार किया है, जो मैंने कहा था कि पहले फॉर्मूला के तहत। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ यहाँ पे रकम ले ली है और कुछ यहाँ पे फंड ले लिया है, जो कि हमने अभी इस वीडियो में अभी जो 5, 6, 7 मिनट में आपको समझाने की कोशिश की है, उसका एक टेबल हमने यहाँ पे करके रखा वाला है। तो इसके लिए कुछ अच्छे और यहाँ पे करने के लिए तो आपका मकान का और कुछ SIP का आप यहाँ पे 5000 रुपए का आप निवेश कर सकते हैं, या फिर लोन के लिए आप, जैसे कि हमने कहा था घर मकान के लिए आप 5000 रुपए तक का आप इसमें एक लोन कर सकते हैं, या फिर गृह यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सामान, जो कि घरेलू खर्च रहते हैं, सामान रहता है, किराना रहता है, सामान रहता है, घरेलू खर्च रहते हैं, उसके लिए आप 5000 रुपए तक यहाँ पे रख सकते हैं साइड में लेके। आपका शिक्षण का फंड है, जो कि आप बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, तो उसके 1000 रुपए का आपको फंड आपको एक अलग से रखना होगा, जो हमने बताया था किस किस आप इसमें फंड में 1000 रुपये इसमें निवेश कर सकते हो, आपने पहले ही देखा है। तो विवाह के लिए, यानी विवाह के लिए आपको यहाँ पे 2000 रुपए का फंड आप यहाँ पे निकाल के रख सकते हैं। बीमा और आपातकालीन निधि के लिए आप 1000 रुपए रख सकते हैं, समझो, नहीं क्या, एक अलग से आपको 1000 रुपए यहाँ पे रख सकते हैं। और अन्य यहाँ पे खर्चों के लिए, जैसे कि आपको कुछ अलग से आपको कुछ करने का है, समझो, नहीं क्या, तो इस बचत के लिए आप इसमें से एक अलग एक निधि आपका जो रहता है, जैसे कि
कुछ इच्छा है आपको, कहाँ घूमने जाने का है, कहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसके लिए आप 6,000 रुपये रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अगर यहाँ पे इस तरीके से आपने यहाँ पे अगर आपका निवेशन रहेगा पूरा 20,000 रुपये का, तो आप एक अच्छे से एक निवेश कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि आप बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चों का यहाँ पे जो विवाह कर सकते हैं, शिक्षक कर सकते हैं, और आपके लिए खुद का एक मकान भी खरीद कर ले जा सकते हैं। तो इस में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रकम जो है वो जुटानी पड़ेगी। इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे नियोजन करना पड़ेगा इस बजट के माध्यम से, जो कि नमूना मैंने आपको बताने की कोशिश, मासिक बजट यानी मंथली आपको बजट के बारे में आप इस तरीके से कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ अलग यहाँ पे कर सकते हैं। जो कि अगर आपने इस तरीके से नियोजन बनाया तो लगभग यहाँ से लेके 15 सालों के बीच में आपको यहाँ पे आपके एक बच्चों के लिए आप एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, आपके पास एक अच्छा घर हो सकता है, आप बच्चों की शादी भी अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने पीछे यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमने पूरा देखने के बाद ये आपको टेबल दिखाने की हमने कोशिश की कि आप इस तरीके से आप आपका जो भी 20,000 रुपये की आपकी सैलरी आपको जब मिलती है, इसमें से आप इस तरीके से आपका एक अलग तरीके से एक टेबल बना के यहाँ पे आप इस तरीके से आप अपना नियोजन बना सकते हैं। और इसमें आपका पूरी तरीके जितने आपके रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको घर बनाने का है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, तो आप इसमें से लगभग आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज के वीडियो में यही ठहरते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो